नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th एजुकेशन, बहुल समाज में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी एजुकेशन। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैं जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए पहले इसकी बात करते हैं। प्लूरल सोसाइटी यानी कि बहुल समाज। भारत में एक नहीं अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अब उनकी एथनिसिटी अलग होती है, वो उनका बर्थ प्लेस अलग होता है और इसी आधार पे उनमें लिटरेसी रेट अलग पाया जाता है। और यही चीज़ हमें ये पढ़ना है कि भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, यानी कि डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, और इस डाइवर्सिटी के अंदर एजुकेशन किस तरीके से भारत में दिया जाता है। भारत की एजुकेशन पॉलिसी, जो करंट की एजुकेशन पॉलिसी है 2009 की, जो कि 2010 में इंप्लीमेंट हुई थी, यही एजुकेशन पॉलिसी अब तक चल रही है। और अब जाके 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, बट इसको भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होना भी बाकी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हर एक क्वेश्चन को पहले सही से समझना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरा एग्जाम बना कर लिख दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुलवाद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, यानी कि भारत की आबादी दुनिया में आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हम आते हैं और कुछ दिनों में ही हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। तो बहुलवाद का मतलब क्या है, भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जाति क्या है, अलग अलग है, धर्म अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, यानी भारत के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये डिस्क्राइब करना है कि भारत के अंदर जो बहुलवाद है ये क्या है, किस तरीके से है और इनके बीच में डाइवर्सिटी कैसे पाई जाती है। देखो ये बताने के लिए कि भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है, आप इसके लिए एक चार्ट बनाना और इसमें पहले सबसे पहले रखना व्यक्ति को। जैसे कि व्यक्ति क्या है, वो एक साधारण भी हो सकता है, असाधारण भी हो सकता है। साधारण का मतलब क्या होता है, साधारण का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि जो फिजिकली बिल्कुल फिट है, और असाधारण मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ट हो गए या फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरी में जाते हैं, जिनके हाथ या पैर या आँख किसी चीज़ में दिक्कत हो सकती है। तो भारत के अंदर साधारण और असाधारण दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। धर्म, भारत के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध सभी तरह के धर्म हैं। तो भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है जहाँ पे लोगों की जाति भी अलग होती है। जाति का मतलब हमारे कास्ट से है और जातीयता का मतलब होता है नेशनलिटी से है। एंड भारत के अंदर जो कास्ट है वो भी अलग अलग पाया जाता है, यानी कि एक धर्म में अनेक जातियां हो सकती है। नेक्स्ट राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, नेशनलिटी। अब भारत में चाहे कहीं पे भी लोग रहते हो, उनकी नेशनलिटी यही है कि वो इंडियन है। कभी आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा होता है नेशनलिटी और वहाँ पे हम लिखते हैं इंडियन, यानी कि वो सभी लोग चाहे वो धर्म, लैंग्वेज, जाति, मजहब किसी भी रूप में वो अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन उनकी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, इंडियन, यानी कि उनकी राष्ट्रीयता एक भारतीय की है। इसलिए वो सभी अलग होते हुए भी एक ही है, यानी कि अनेकता में एकता है भारत के अंदर। क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि जेंडर की बात करते हैं हम, सोशल क्लास की बात करते हैं, कुछ अमीर और गरीब लोग की बात करते हैं, तो भारत में इस तरीके से डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर बताना है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ, इसमें क्या आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपको ये बताना है कि बहुलवाद का मतलब क्या होता है। बहुलवाद का मतलब होता है जो मेजोरिटी में है, और जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को दबाए ना। तो इस कंडीशन को देखने के लिए ही सरकार या संविधान के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पे इक्वालिटी हो और जो माइनॉरिटी में है उनकी जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन हो। तो यहाँ पे जो वर्ड है बहुलवाद, यानी कि प्लूरलिज्म, ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, यह समाज का वह स्वरूप है या वह रूप है जिसमें अल्पसंख्यक बिना किसी इंटरफेयर के या बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखता है, और जो उनकी परंपरा है, जो उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है वो उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुलवाद का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि जो सोसाइटी में ज़्यादा है वो माइनॉरिटी के राइट्स का वोलेंस करे, माइनॉरिटी के राइट्स को भी ना समझे। जैसे कि श्रीलंका में सिंगलीय लोगों ने तमिलों पे किया था, 1985 का जो टाइम था, जो समझौता हुआ था। आई होप आपने हिस्ट्री में ये तो जरूर पढ़ा होगा श्रीलंका की कहानी, किस तरीके से सिंगली लोगों ने तमिलों के राइट्स को भी छीन लिया था, क्योंकि सिंगली वहाँ में मेजोरिटी में थे और माइनॉरिटी में जो तमिल लोग थे उन पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था। तो ये जो बहुलवाद का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अपोजिट रूप में श्रीलंका में इंप्लीमेंट किया गया और वहाँ के सिंगली लोगों ने तमिलों को दबाया, हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बहुसंख्यक, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनका भी सम्मान करना। तो बहुलवाद यानी कि प्लूरलिज्म का मतलब सिंपल ये होता है कि जो संख्या में ज्यादा है, जिनकी क्वांटिटी देश में ज्यादा है, वो अपने से कम संख्या वालों को दबाए ना, उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करे जितना वो अपने ऊपर मानते हैं। इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए, चाहे संख्या ज्यादा हो या कम हो। इसलिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 में कहा गया है साफ शब्दों में भाई ये कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
यानी कि कानून की नज़र में सभी समान है और ये समानता हम सभी के लिए है। अब चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, इस आधार पे सताया जाना या इस आधार पे रेस्ट्रिक्शन लगाना कि ये माइनॉरिटी में है, तो ये तो बिल्कुल गलत है और डेमोक्रेटिक भावना के बिल्कुल ये विरोध में है। इसलिए बहुलवाद का कॉन्सेप्ट हमेशा इक्वलिटी की बात करता है। तो इसलिए आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, बहुलवाद का मतलब सिंपल ये होता है जिसमें अल्पसंख्यक बिना किसी प्रतिबंध के अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्र, अपनी बिल्कुल लिबरल, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप उनकी जो भी परंपराएं हैं वो उसको फॉलो कर सके। दुनिया भर के अंदर भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है और इसी खूबसूरती की वजह से भारत आज दुनिया भर में चमकता है। भारत सांस्कृतिक बहुलवाद की अनेक भाषाओं, धर्मों, जनजातियों, प्रजातियों, जातियों एंड उपजातियों का घर है। यानी कि भारत एक ऐसा घर है जहाँ पे अनेक तरह के लोग रहते हैं और ये हम सब जानते हैं। तो धार्मिक बहुलवाद का भारत में एक अलग अस्तित्व है, यानी कि यहाँ पे एक अलग ही एग्जिस्टेंस है। धार्मिक बहुलवाद ज्यादातर धार्मिक परंपराओं के अशाब्दिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी कि जो धार्मिक बहुलवाद है, यानी कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं अपना कोई ट्रेडिशन है और वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इस्लाम की बात करें तो उनका अपना ट्रेडिशन है, वो कुरान सरिया को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का अपना ही ट्रेडिशन है, जैसे कि गीता हो गया, महाभारत हो गया। यानी कि हिंदू धर्म के भी अंदर भी शास्त्रों या गीता या महाभारत इनको फॉलो करते हैं। जैसे धर्म की बात करें तो बाइबल हो गया। यानी कि सभी धर्मों के अंदर कोई ऐसी ग्रंथ जरूर होती है या कोई ऐसा ट्रेडिशन होता है जिसको फॉलो करके चल रहे होते हैं। वो अपने ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं जिस देश के अंदर वो रहते हैं कि हमारे इन ट्रेडिशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, सिर्फ इस बिहाफ पे कि हम उनसे संख्या में कम है। प्लुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है यहाँ पे। अब पहले आपको डाइवर्सिटी को डिफाइन करना होगा। अब ये डाइवर्सिटी किस बिहाफ पे है भारत में, तो जो भारत की 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली जो डाइवर्सिटी है वो पॉपुलेशन के हिसाब से। भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में कुल 80.5% हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग 13.5% है एंड क्रिश्चियन है यहाँ पे 2.3% एंड सिख है 1.9%। तो इस तरीके से भारत में अन्य धर्म के लोग जैसे जैन धर्म हो गए 0.4% और बुद्ध धर्म के हो गए 0.8%। पारसी भी भारत के अंदर है। तो इस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग धर्मों के लोगों की संख्या अलग अलग है, जिसमें मेजोरिटी में हिंदू है और सेकंड लार्जेस्ट जो रिलीजन है भारत के अंदर वो इस्लाम है। तो भारत के अंदर एक नहीं अनेक धर्म के लोग रहते हैं। एंड सेकंड जो डाइवर्सिटी है वो है लैंग्वेज के बेस पे। भारत के अंदर जो 22 भाषाएं हैं वो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है। सेकंड जो डाइवर्सिटी है वो है लैंग्वेज के बेस पे। भारत के अंदर अनेक तरह के लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि ये 22 वो लैंग्वेज है भारत की जो मुख्य लैंग्वेज है। इसके बाद भी भारत में और तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, बट इन 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। लेकिन ज्यादातर जो भारतीय भाषा बोलते हैं वो हिंदी है और सेकंड नंबर पे इंग्लिश आती है भारत के अंदर। एंड डाइवर्सिटी बताने का जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे भी हम डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं अपने देशों के अंदर। चाहे कोई सा भी देश हो, सभी देशों के अंदर कोई ना कोई 2-3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते ही हैं। भारत के अंदर भी ऐसे कुल 22 भाषाओं को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि भारत के अंदर कुल ऐसे मुख्य 22 भाषाएं बोली जाती है और उनको भारत की 8वीं यानी कि संविधान के अंदर भी जगह दिया गया, 8वीं यानी कि 8 शेड्यूल के अंदर। और इसके अलावा भी भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है बेशक उनको रखा नहीं गया, आज भी उनके द्वारा डिमांड की जाती है हमें भी 8वीं अनुसूची में डालें, लेकिन भारत के अंदर 22 से और भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। लेकिन 22 भाषाओं को यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसिडर किया गया है। भारत की इस टाइम तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता हिंदी है और दूसरी जो प्रायोरिटी है वो इंग्लिश है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और सेकंड नंबर पे इंग्लिश आती है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि जितनी लड़के को संख्या है उनके आधार पर लड़कियों की संख्या कितनी है उस राज्य के अंदर। अगर जैसे हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर, मान लो कि 1000 लड़के हैं तो यहाँ पे 800 ही लड़कियां हैं। यानी कि जो लिंग अनुपात है वो डिसबैलेंस है, बैलेंस में नहीं चल रहा। केरला के अंदर जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है। हरियाणा के अंदर लड़कियों से ज्यादा लड़के ही हैं। तो ऐसे कुछ स्टेट है भारत के अंदर जहाँ पे लिंग अनुपात डिसबैलेंस रहता है और ये भी हमारे डाइवर्सिटी को दिखाता है। एंड इसके बाद लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 65% लोग पढ़े लिखे, यानी कि लिटरेसी रेट थी भारत की। लेकिन 2011 में यह बढ़कर 74% हो गई। भारत की लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे है और केरला के बाद लक्षद्वीप है 92.48% के साथ। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में आता है लिटरेसी रेट के अंदर, यानी कि 63.82% के साथ। बिहार से थोड़ा ही ऊपर है हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि 66.95% से सेकंड लार्जेस्ट हमारा पीछे से आता है।
एंड इसके बाद हमारा राजस्थान 67.06%। तो ये तो हमारे कुछ यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं। लेकिन हम जेंडर एजुकेशन की बात करें, जिनमें पुरुषों की संख्या 82.14% है, लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ पे 65.46% है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी को दिखाता है कि भारत में जो साक्षरता रेट है वह पुरुषों में कहीं ना कहीं ज़्यादा है और महिलाओं में वो कम है। और ज़्यादातर आज भी गाँव में ऐसा देखा जाता है कि 12th तक या मुश्किल से 10th भी नहीं करवाते, छोड़वा देते। बच्चा 9th फेल हो गया तो उनको लगता है कि ये पढ़ने लायक है ही नहीं। अब चाहे किसी भी गलती से हुआ हो या एक बार फेल हो गया तो उसको दोबारा मौका देना चाहिए, बट ऐसा मौका ना देना भी हमारे देश की एक दुर्भाग्य रही है। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है, लड़की है शादी कर देंगे, घर का काम करेगी, क्या करेगी पढ़ लिख कर। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस मानसिकता की वजह से बंधे हुए थे। हाँ, ये बात सच है कि आज इन मानसिकता में भी चेंजेस आ रही है, लेकिन आज का कंडीशन बिल्कुल अलग है यार। आज तो एक मेल से आगे फीमेल्स भी निकल गई है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या डिफेंस का हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सभी सेक्टर में आज महिला भी आगे निकल गई है। तो हम ये कह सकते हैं ये आंकड़ा 2011 गया है। अब जो नया जो अभी जनगणना होगा उसमें ये आंकड़ा और चेंज होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषाई रूप से जो विविधता है इसने समाज को बांधे हुआ है। और इस तरीके से भारत के अंदर जो शिक्षा का अधिकार 2009 इम्प्लीमेंट किया गया था, और इस अधिकार के तहत भारत के सभी लोगों को एजुकेशन देने की बात की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस प्रकार भारत में जो विविधता है उसके कई आयाम हैं, जैसे कि धार्मिक विविधता, यानी धर्म में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, रीजन डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में रहना, भाषिक डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलना, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता यानी कि सोशल कल्चर जो डाइवर्सिटी भारत के अंदर है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग जो कल्चर है वो हमें दिखाती है। तो इस तरीके से कहा सकता है कि डाइवर्सिटी के डायमेंशन, आयाम, प्रकार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी यानी कि जो विविधता है इसके इतने प्रकार हैं। क्लियर है? यहाँ पे इजी लैंग्वेज में है ये, हिंदी या इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करके आंसर बना के लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो रूप है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर कंट्री है भारत। भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारतीय संदर्भ में हम विविधता की बात करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें हम, तो डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि भारत के अंदर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपने कास्ट को लेकर। और यही डाइवर्सिटी भारत के अंदर एक सम्मानपूर्वक अपनाई भी गई है भारत की आज़ादी से लेकर अब तक। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, हमें अपने व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए, यानी कि हम दूसरे से अलग हैं, अगर वो कोई धर्म में अलग है, हम उससे धर्म में अलग हैं, तो हमें इसको मान्यता देनी चाहिए। और ये जो डाइवर्सिटी है हमें इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में डाइवर्सिटी है वहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं, अगर किसी ने किसी मामले में पीर मार दी तो जाहिर सी बात है जनता सड़क पे आ जाएगी और यहाँ पे आंदोलन हो सकते हैं। कई कंट्री अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे अगर डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। तो भारत इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि भारत में भी नहीं हुए, भारत के अंदर भी आज़ादी से लेकर अब तक कई बार ऐसे देखे गए हैं कुछ मामलों में, चाहे रिलीजियस का मामला हो, लैंग्वेज को लेकर भी देखोगे तो अलग स्टेट की मांग हुई थी, भाई अलग स्टेट बनाओ लैंग्वेज को लेकर, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषा पे। तो जब लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट की डिमांड की जा रही थी तो उस टाइम भी देखा हमने रामोली सिरिपोट्टी वहाँ पे आंध्र प्रदेश को लेकर काफ़ी मतलब कि हड़ताल कर रहे थे। 52 डेज के बाद उनकी देहांत भी हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया 1953 के अंदर। ये जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे सामने। ऐसे रिलीजन को लेकर भी कई बार देखा गया है, अपने राइट्स को लेकर या विशेषाधिकार को लेकर अक्सर देखा जाता है कि वॉयलेंस भी हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी के अंदर जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डाइवर्सिटी के अंदर एकता यानी कि यूनिटी बनाए रखना। चलिए हम बात करते हैं कि भारत में जो विविधता है उसके कई कारण हैं, यानी कि ये जो डाइवर्सिटी पाई जाती है भारत के अंदर इसके क्या क्या रीजन है। देखिए, सबसे पहला रीजन है जातीय रीजन यानी कि एथनिक रीजन। भारत के अंदर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी कल्चर भी अलग है, अब उनका कास्ट भी अलग है। जैसे कि हम बात करें कास्ट की तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर एक नहीं अनेकों तरह के कास्ट, जाति, उपजाति पाई जाती है। इनका नाम है जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन का कहना था भारत के अंदर लगभग 3000 से भी ज्यादा जातियां और उपजातियां हैं और इन जातियों को भगवान ने नहीं बनाया, इन जातियों को तो इंसान नहीं बनाया है, धरती के अंदर सोसाइटी नहीं बनाया है। नेक्स्ट है संजातीय कारण यानी कि एथनिक रीजन। सामाजिक समूह भी एक नरजातीय समूह होता है, यानी कि हम देखते हैं कि जो इक्वल यानी कि जो समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को मानने वाले होते हैं वो अपना एक अलग कम्युनिटी बना लेते हैं जिसको हम गोत्र कहते हैं। देखो, समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही तरह के विचारों को फॉलो करते हैं, जैसे कि उनका आर्थिक रूप से, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उनका एक ही विचार होता है, इसीलिए उनकी एक अलग कम्युनिटी बन जाती है। इसलिए एथनिक के आधार पे भी, उनके अपने नस्ल के आधार पे भी भारत में अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ के लोगों का कल्चर अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है, यानी कि उनकी जो एथनिसिटी की जो पहचान है वो आपस में अलग अलग है। तो ये भी हमने देखा, इस आधार पे भारत की डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट लैंग्वेज के बेस पे भारत में अलग अलग तरह के लैंग्वेज के लोग बोले जाते हैं, ये है। अभी तो हमने ये देखा है भारत में टोटल 22 जो लैंग्वेज है वो 8वीं सूची में डाली गई है, लेकिन भारत में ये कहा जाता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 1652 लैंग्वेज भारत के अंदर बोली जाती है। भारत को दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री बना देता है, मोस्ट लैंग्विस्टिक कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कारण। देखो, भारतीय दृष्टि से भारत अलग अलग खंडों और उपखंडों में बटा हुआ है।
अगर देखोगे भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम देखें ज्योग्राफिकल रूप से तो भारत में सबसे पहले आप देखोगे ऊपर के साइड में हिमालय का पर्वत है ना, पर्वतीय इलाका। इसके बाद बीच में देखो तो गंगा का मैदान हो गया, और उसके बाद देखो नीचे दक्षिण का पठार हो गया। तो ज्योग्राफिकल रूप से भी भारत के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रजातीय कार्य यानी कि एथनिक रीजन। इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक जातियां पाई जाती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर, चाहे स्टेट कोई सा भी है, भारत के सभी स्टेटों के अंदर पाया जाता है। यानी कि देखोगे आप तो हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक तरह की जातियां, यानी कि जाति के अंदर भी डाइवर्सिटी पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता समावेश के संबंध में, यानी कि इनके अच्छे संबंध के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। देखिए, व्यक्ति को समान अवसर दिए गए हैं संविधान के द्वारा, ताकि वो समान तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्टफुली अपनी जिंदगी को जी सके, भले ही वो किसी भी समूह के या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। इसके बाद भारतीय संविधान के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी भारतीय संविधान के अंदर आपको एक नहीं अनेकों अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों की बात अब हम करने जा रहे हैं करके। देखो, सबसे पहले तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखा गया है जो कमजोर हैं और जो हाशिए पर हैं। हाशिए पर जैसे कि ST SC हो गए, इनके साथ इतिहास में जो अत्याचार हुए हैं उनकी ही भरपाई करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी आप कह सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो हाशिए पे हैं, जो सोशल बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए हमारे देश में अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि सीखने की जो जरूरत है वो बेहतर ढंग से सभी को मिल सके और पूरा हो सके। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है, और ये गारंटी सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं, भारत के सभी लोगों के लिए है। ये तो बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा मिले, इसलिए आर्टिकल 21A में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब से शिक्षा अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा और घर घर तक एजुकेशन पहुंच सके, इसलिए ये सिस्टम किया गया। और आज भारत के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में एजुकेशनल राइट्स सभी को दिया गया है। एंड 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो भी एज के बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है, विदाउट एनी कॉस्ट, और कंपलसरी एजुकेशन सभी को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी कर दिया गया था। और इसके अंदर जो डिसेबल यानी कि जो विकलांग स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। सभी को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भारत के अंदर शुरुआत से ही व्यवस्था की गई है। अब चाहे 1952 का अधिनियम हो, 1968 का हो, 1986 का हो, या 2002 का हो, या 2009 का हो, जिसको 2010 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, और लेटेस्ट में अभी 2020 में किया गया है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखो, भारत के अंदर एक अच्छी शिक्षा हो सके, इसके लिए भारत के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीतियां बनाई गई है। भारत की आज़ादी के बाद भारत के अंदर कई तरीके की शैक्षिक नीतियां बनाई गई, यानी कि एजुकेशनल पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंदर देखा जाए तो कोठारी आयोग 1964 में बनाया गया, शिक्षा के अधिनियम को लेकर 2009 में बनाया गया। तो भारत के अंदर कई बार ऐसी पॉलिसीज बनाई गई है। तो कोठारी आयोग से लेकर 2009 के अधिनियम तक जितने भी आयोग बने, इन सभी ने आदिवासियों के बच्चों को, यानी कि जो आदिवासी जैसे कि ST जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, ताकि उनको एक मुख्य धारा में लाया जा सके। यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मकसद था भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति मजहब का हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा और उनको स्पेशल ध्यान देना, जो भारत के अंदर एक हाशिए पर रहे एक लंबे टाइम तक। अगर आप देखोगे तो NEP यानी कि 1986 का था, या यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992 में, ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो इन सब का यही एक मकसद था, भारत के अंदर सभी को शिक्षा प्रदान करना। और अभी जो लेटेस्ट में शिक्षा नीति बनी है भारत की 2020 की, जिसका मेन मकसद है भारत के अंदर स्कूलों के अंदर जो बच्चों की संख्या उसको बढ़ाना, स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए स्कूल आने के लिए। आज बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते, उनको मन नहीं करता। स्कूली शिक्षा के अंदर हमें पहले तो इंटरेस्टिंग बनाना होगा, उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, और यही चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, और इसका पूरा स्पेशल ध्यान में रखा गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फिजिकल डिसेबल के साथ साथ स्कूली गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान दी गई, ताकि एक गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, और जो चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, सभी को एक ऐसी शिक्षा मिल सके ताकि उनका जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। क्योंकि एग्जाम पे कम, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसका स्पेशल ध्यान रखा गया है कि हायर एजुकेशन तक जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अल्पसंख्यक के स्टूडेंट होते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, यानी कि उनकी भी संख्या बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विविधता में सशक्तिकरण, यानी कि जो डाइवर्सिटी है इसके अंदर कैसे एक मजबूती आ सकता है। ये मजबूती तब आएगा जब हम भारत के सभी स्टूडेंट्स को या सभी लोगों को एक साथ लेकर चले। सभी का साथ, सभी का विकास तभी हो पाएगा। जैसे कि विकलांग बच्चे हो गए, जिनके अंदर सीखने की क्षमता कम या कुछ ऐसी दिक्कत पाई जाती है जिनको स्पेशल अलग से ध्यान देना होता है, तो इनके लिए भी 1995 के अंदर कानून बनाया गया,
तो अलग अलग तरीके से कानून बनाए गए हैं उन सभी के लिए, ताकि कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए। और जो फिजिकल डिसेबल होते हैं, जैसे कि मान लो कोई ब्लाइंड है, तो उनके लिए एक अलग से एजुकेशन सिस्टम किया गया है। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं लिखते हैं, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल अलग होती है। उनकी कॉपी में थोड़ा डॉट टाइप में होती है, अगर आपने देखा हो तो किसी का, उनके अंदर कोई सुई सी पेन होती है, उसको चुबा चुबा के वो लिखते हैं। तो उनका एक अलग ही तरीका होता है। यानी कि फिजिकल डिसेबल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल ध्यान दिया गया, प्लस राइटर भी प्रोवाइड किया जाता है भारत के अंदर, प्लस उनके लिए एक राइटर भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सके। तो इस प्रकार कहा जा सकता है इस बहुलवादी यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे भारत के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है, और इस डाइवर्सिटी, इस विविधता में एकता बनाए रखते हुए सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई है। और इन पॉलिसी में इन बातों का ध्यान रखा गया है जिससे कि सभी धर्म और सभी भाषा के लोगों को एक समान शिक्षा मिल सके। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर आपको बहुलवाद और विविधता इन दोनों को डिफाइन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिसीज वगैरह बताना और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं आपको ये बताना होगा, जिसके अंदर जनरल और जो भी हमारे आदिवासी या जो हाशिए पे रहे हैं, जो सोसाइटी में जिनको बैकवर्ड माना जाता है, जिनके साथ इतिहास में थोड़ा अत्याचार हुआ है और जिनको बैकवर्ड का दर्जा दिया जाता है, ST SC कम्युनिटी को, वो भी आपको इसमें डिस्क्राइब करना होगा, उनको क्या क्या सरकार के द्वारा फैसिलिटीज आरक्षण क्या दिया जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक असमानताओं पर एक निबंध लिखिए। यानी कि एजुकेशनल जो इनइक्वालिटीज़ है आपको इसके बारे में बताना है। जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ है, जैसे मेल और फीमेल में, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर देखा जाए तो संविधान ने तो सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के द्वारा जो इनइक्वालिटीज़ पैदा की गई है, जैसे कि लड़कियों का जो पालन पोषण होता है वो शुरू से ही एक इस तरीके से किया जाता है कि एक एहसास करवा दिया जाए कि लड़के और लड़कियां आपस में अलग हैं। आज बेशक ये कम हो गया है, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसा एरिया आज भी है जहाँ पे ऐसा होता है। अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी बातों के लिए लड़कियों की ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी तो लड़कों की कर दी जाएगी, लड़का जो भी मांगे उसको दे दी जाएगी। एजुकेशन के अंदर लड़कों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, लड़की अरे शादी हो जाएगी, जाना ही है, झाड़ू पोछा ही करना है। ये मेंटलिटी इंसानों के अंदर आज भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में, कुछ परसेंटेज में ये जिंदा है। ये मेंटलिटी चेंज नहीं हुई तो समाज के अंदर दोस्त कैसे बदलाव आएगा। इसलिए आपको इसमें यही बताना है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है भारत के अंदर, वो एजुकेशन के फील्ड में किस तरीके से है। तो सरकार के द्वारा भी भारत के अंदर कल्याण के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आई गई है। यानी कि भारत में शैक्षणिक अवसरों की असमानता जो है वो किस तरीके से, आपको ये बताना है। देखो अगर हम बात करें सरकार के द्वारा, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, सोशल वेलफेयर की स्कीम लेकर आते रहती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, फिजिकल डिसेबल जो लोग हैं उनको भी 3% तक का आरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा। मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को जैसे स्कॉलरशिप हो गया, तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं दी गई है जिससे कि इनको भी बराबरी का दर्जा हो और रिजर्वेशन का दर्जा। आज भी DU के कई ऐसे कॉलेज के अंदर गर्ल्स को 1% का एक मतलब कह सकते हो कि एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल जाता है, जो कि जैसे कई गर्ल्स कॉलेज है या कोविड कॉलेज के अंदर भी गर्ल्स को मिल जाता है। कुछ कुछ कॉलेज के अंदर ये रूल्स है। इंडिया में ऐसे कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गर्ल्स रिजर्वेशन मिलता है, इसका फायदा उनको होता भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम उस टाइम क्रिएट हो जाती है जब जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के अलावा जब हम सोसाइटी के एक ऐसे वर्ग की बात कर रहे होते हैं जो कि फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो हम पूरी सोसाइटी में सभी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा 4th और 5th जो 5 ईयर प्लान्स बनाई गई थी, उसके अंदर जो हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसेबल लोग हो गए उनको स्पेशली ध्यान दिया गया था। तभी जाके हम इनक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं। जेंडर में सिर्फ लड़के और लड़कियों की बात नहीं, हम उनकी भी बात करेंगे सोसाइटी के अंदर जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, या ऐसा लगता है कि इनमें तो क्षमता है नहीं या ये कैपेबल नहीं है कुछ करने से। जरूरी नहीं है ये हाथी या पैरों से कुछ नहीं कर सकते तो अपने दिमाग से भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विकलांगों के लिए भी PWD नामक एक अलग से कैटेगरी बनाई गई और इनको भी रिजर्वेशन दिया गया। तो 1995 का एक एक्ट है, उसके तहत इनको फायदा दिया गया। देखो 1975 के अंदर एक एकीकृत बाल कार्यक्रम चलाएगा, चाइल्ड प्रोग्राम चलाएगा, और इसका मतलब ये था कि सभी लोगों को एक करना है, इंटीग्रेटेड यानी कि यूनिटी बनाना है। अब चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके अंदर ये भावना ना है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब मान लो सोसाइटी में कोई बैकवर्ड क्लासेस से आ रहा है और उसको ये एहसास हो कि भाई हमें एजुकेशन इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि मैं बैकवर्ड क्लास से आ रहा हूँ। अब वो एक आदिवासी का बच्चा हो या एक ऐसे इलाके से आ रहा हो जहाँ पर फाइनेंशियली या सोशली या इकोनॉमिकल रूप से बैकवर्ड हो, तो सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब तो EWS अलग से कैटेगरी बना दिएगा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले के लिए, पहले ST SC OBC थी। तो सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल मामलों में सही माना जाता है। भारत में शैक्षणिक अवसरों की असमानता के कुछ कारण है, यानी कि जो एजुकेशन लेवल पे जो इनइक्वालिटी है आखिर ये क्यों है। देखो दोस्त, पहले आपको ये ध्यान रखना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, साथ ही साथ भारत एक डाइवर्सिटी वाला भी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं।
तो शिक्षा के समान अवसर मिल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा है। तो सभी को एक जैसी शिक्षा मिले, कानून में तो ये कह दिया गया, लेकिन सोसाइटी में ये इंप्लीमेंट हो पाना थोड़ा सा चैलेंजेस है इसके अंदर। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको पहले कारण बता देता हूँ। यानी कि भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के क्या कारण है, जो एजुकेशन में जो इनइक्वालिटीज़ है उनके आपको रीजंस बताने हैं। सबसे पहले शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ना होना। यानी कि 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी, आज दोस्तों 2022 से अभी तक आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन को इस तरीके से ना देखा गया या इस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं तो आज भी एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ 2% खर्चा किया जाता है अपने बजट का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या एजुकेशनल की जो सिलेबस है हमारे उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन भी आउटडेटेड है। आज भी बच्चा सिर्फ पढ़ता है मार्क्स लाने के लिए, रटन तोता की जो विद्या है वो चलती आ रही है। इसलिए ये कहा जाता है कि शिक्षा को टोटली राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे और एक देश एक पॉलिसी होनी चाहिए। आज क्या है, सभी स्टेट की अपनी पॉलिसी है, तो कहीं पे लिटरेसी रेट कम है, कहीं लिटरेसी रेट ज़्यादा है। बच्चा वहाँ पे कोई अलग बुक पढ़ रहा है तो वहाँ का कोई अलग बुक पढ़ रहा है। भारत के अंदर एक देश एक एजुकेशन पॉलिसी हो तो कितना अच्छा होगा कि सभी को एक ही बुक पढ़नी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजस्थान का बच्चा पढ़ रहा है वही बिहार का बच्चा ये पढ़े, जो दिल्ली का पढ़ रहा है वही मिजोरम का भी पढ़े। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी जगह एक एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए और इसका मतलब होगा नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। अभी जो एजुकेशन है वो कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर है। कॉन्क्रीट लिस्ट मतलब संवर्तीय सूची, और संवर्तीय सूची एक ऐसी सूची है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। इसलिए ये पॉइंट रखा जाता है कि इसको नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। जस्ट ये प्रपोजल रखा गया है, तो इसका एक ये कारण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्धनता, यानी कि गरीबी ने भी बच्चों को पढ़ने से रोक रखा है। अब कुछ बड़े होते क्या है, बच्चे कमाने लग जाते हैं। 5 साल की एज कोई कमाने की होती है। जिस टाइम एक बच्चे को पढ़ना चाहिए वो उस टाइम पे पैसे कमा रहा होता है, और इसी दिक्कत की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। और यही मेन रीजन है एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। आज भी भारत के अंदर ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो कर दिया गया है। बच्चा पढ़ तो लेगा, लेकिन उस पढ़ाई के टाइम पे उसका घर कैसे चलेगा, यही एक मेन चैलेंजेस होती है। अब उसी टाइम क्या हो गया, बच्चा अपनी घर की हालत को देखते हुए पढ़ाई छोड़ देता है, और ऐसे भारत के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सोशल रूप से जो बैकवर्डनेस है, इसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं और कुछ गर्ल्स एजुकेशन को अपने आप में पीछे रख रखा है। एक ऐसी मेंटलिटी भी है कि गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाना भी नहीं चाहिए तो हायर एजुकेशन तक नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये मेंटलिटी चेंज करनी होगी। शैक्षणिक असमानता को दूर करने के लिए हमें पहले मेंटलिटी को चेंज करनी होगी, और ये घर परिवार से ही शुरुआत करना होगा, तभी सोसाइटी में बदलाव आएगा और सरकार की तरफ कोई ठोस कदम उठा पाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। काफी इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बताना है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए वो कानून, प्रोविजन एंड इस तरीके से आपको इसका निष्कर्ष बता के इस सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग एक सामाजिक निर्माण है, यानी कि जो जेंडर है, जो लिंग है, ये एक समाज के द्वारा बनाया गया है। दिए गए कथन का प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समीक्षा कीजिए। आपको देखो पहले इसमें यह बताना होगा, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये समाज के द्वारा क्रिएट किया गया है। सोसाइटी के अंदर जो नेचर है उसने सभी को इक्वल बनाया है। अब बायोलॉजिकल रूप से जो डिफरेंसेस है वो पाई जा सकती है एक महिला और पुरुष के अंदर, लेकिन जो नेचुरली देखा जाए तो भगवान ने तो सभी इक्वल बनाया है। तो यहाँ पे जो जेंडर का मतलब यहाँ पे है स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंसेस है, तो हमें ये बताना है कि सामाजिक निर्माण के अंदर इनकी क्या भूमिका है। एग्जाम्पल के साथ बताना है। देखो आज हमने देश के अंदर एक ऐसी छवि विकसित कर रखी है जिसके अंदर हमने पैट्रियार्की सिस्टम का कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है। पैट्रियार्की सिस्टम का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समाज जहाँ पे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होगा। महिलाओं को या बेटियों को अधिकार ना देकर कहीं ना कहीं समाज ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रखा है। तो प्राचीन काल से अब तक महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जा का व्यवहार किया जाता है, अब वो चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, सोशल, कल्चर, एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं महिलाओं को उन राइट से वंचित कर दिया जाता है जो महिला कर सकती है। सिर्फ ये मान के चलना कि ये लड़की है या एक महिला है, वो लड़कों वाला काम नहीं कर सकती। ये समाज के द्वारा एक मानसिकता पैदा की गई है जो कि सरासर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की पार्टिसिपेशन सामाजिक निर्माण की नींव डालती है। एक महिला और पुरुष ही मिलकर समाज को बनाते हैं, और ऐसे में हम अगर महिलाओं को समाज से अलग कर देते हैं, इनकी एबिलिटी को इग्नोर करते हैं, और पुरुषों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए जो ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया पुराने टाइम पे, जो आज तक चली आ रही है, और इसको हम मानसिकता में चेंज करके ही बदल सकते हैं। क्योंकि सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब एक लंबे टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया, और डेली चलते रहती है ये। तो कंटिन्यूस प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर सकते। ये जब तक चलेगी
जब तक इंसान अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर देगा। अब इस कंट्रीब्यूशन के अंदर ही जेंडर यानी कि मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर है हमें ये पहले बताना होगा। देखिए, समाज का जो प्रभाव होता है वो लिंग के ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि लिंग ने अपने आप में एक जकड़ रखा है आपस में। अगर आप देखोगे तो हेल्थ सेक्टर के अंदर, डिफेंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, या सोसाइटी के द्वारा ये मान के चल लेना कि बॉक्सिंग करना, जिम के अंदर हैवी वेट उठाना एंड जो फाइटर प्लेन ये सब चलाना, ये सब सिर्फ पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम है ही नहीं। तो समाज के द्वारा जो मान के पहले चला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रखा है और इसी संरचना में हमें चेंज करना है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर इन इक्वालिटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, इन इक्वालिटी को हम शिक्षा के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। शिक्षा यानी कि एजुकेशन एक वो जरिया है जो हमें ये बताता है कि पुरुष और महिलाओं में बायोलॉजिकल रूप से डिफरेंसेस पाया जाता है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा जो डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है वो सरासर गलत है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जेंडर के आधार पर जो बंटवारा हो और उसमें एक वर्ग को कमजोर माना जाए शुरुआत से ही, अलग अलग सेक्टर के अंदर या कुछ ऐसे फील्ड के अंदर जिसमें ये कहा जाए कि महिला ये नहीं कर सकती, पुरुष ये कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का वो भी कम है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से महिलाओं का लिटरेसी रेट है पुरुषों के मुकाबले में कम है। इसको बढ़ाने के लिए गाँव, शहर, कस्बा, समाज, प्रशासन सभी को पार्टिसिपेट करना होगा, तभी हम इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। आज महिलाओं के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया जा रहा है सोसाइटी में वो काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी गर्ल्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस की जरूरत है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ने समाज को इस तरीके से जकड़ रखा है जो कि काफ़ी प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। अब इसको ख़त्म करने के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली तरीका है जहाँ पे इक्वल एजुकेशन का राइट्स देकर, चाहे महिला व पुरुष हो, और महिलाओं को स्पेशली स्कॉलरशिप वगैरह या कुछ ऐसे सरकारी सहायता देकर जिससे कि महिला, क्योंकि घर में क्या होता है कि एक मेंटलिटी हो जाती है गांव के अंदर, ऐसे एरिया के अंदर कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, तो सरकार के द्वारा इन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देकर भी तो एक क्लासरूम के अंदर जो गर्ल्स का जो प्रेजेंस है वो भी बढ़ाया जा सकता है। अगर गर्ल्स का जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है जो लिटरेसी रेट है ये भी बढ़ पाएगा। अगर एक लड़की बीच में एकेडमिक्स में अपनी फेल हो जाती है, मान लो 9th क्लास में फेल हो गई, तो उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, कई बार ऐसा देखा जाता है, जबकि उनको एक मौका देना चाहिए। अगर एक लड़का फेल होगा तो उसको पढ़ा भी दी जाएगा दोबारा। एक तरफ को तो पेरेंट्स सोच भी लेते हैं, लड़के बोलते हैं नहीं तू घर का काम कर। अब यही मेंटलिटी चेंज करना है हमें, आगे पढ़ाना भी है भाई, लड़की हो या लड़का सब पढ़ेंगे तभी आगे देश बढ़ेगा, और इसमें हमें अपनी मानसिकता चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहीं पे आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखो, एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट भी किया जाता है। इसको लेकर काफ़ी सारी NGOs भी काम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के अंदर शिक्षा का कितना योगदान है। देखिए, पहले आपको मैं ये बता दूं कि विकसित समाज के अंदर स्त्री हो या पुरुष दोनों का ही पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर एक समाज बना हुआ है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आपको आर्थिक और सामाजिक यानी कि इकोनॉमिक और सोशल रूप से मजबूती प्रदान कर सकता है। हम अपनी गरीबी या हम अपनी उन समस्याओं को शिक्षा के द्वारा ही खत्म कर सकते हैं, और एजुकेशन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता भी है। तो आज़ादी के बाद से आज तक गवर्नमेंट के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा, महिला आयोगों के द्वारा वुमेन एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया में स्कूल ना जाने वाले लगभग 100 मिलियन बच्चों में 65% लड़कियां हैं। दुर्भाग्य की बात इसमें यह है कि इसके अंदर भारत का भी नाम आता है, जिसमें महिलाएं स्कूल बीच में ही छोड़ देती है। पूरी दुनिया भर के अंदर 875 मिलियन अनपढ़ लोग हैं, जिनको हम इलिटरेट की संख्या में डालते हैं, इनकी लिटरेसी रेट 0 के बराबर है, जिनमें 2/3 वुमेन यानी कि महिला है। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिला की जो लिटरेसी रेट है वो 46.58% है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं का रेट है वो निचले स्तर पे है, और नगरीय क्षेत्र के अंदर यानी कि सिटीज़ के अंदर 72.99% पाया जाता है। अगर लड़कियों की बात करें तो 24.82% ऐसे गर्ल्स हैं जो 5th क्लास तक भी अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती, बालिका। तो इसलिए गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, इसलिए गर्ल्स एजुकेशन गाँव में प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे सरकार और प्रशासन दोनों को ही ध्यान देना है, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। आज काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, NGOs वगैरह जो काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन अब की मेंटलिटी क्या है कि अब भाई गर्ल्स को भी पढ़ाना है, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, अब जिस घर में जाएगी वहाँ पे भी रौनक लेकर आएगी। अब एक मेंटलिटी बन गई है, भाई नहीं पढ़ेगी तो बहस चलाएगी, अब भाई नहीं पढ़ेगी तो क्या काम करेगी, किस घर में जाएगी, तेरी किस्मत क्या होगा। इसलिए पढ़ाई यानी कि जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, आप गाँव हो या शहर हो, बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कक्षा में बहुभाषावाद की क्या भूमिका है? यानी कि एक क्लासरूम के अंदर बहुभाषावाद की क्या भूमिका है आपको ये बताना है, यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म इन दिस क्लासरूम। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर
एक बच्चे को एक नहीं अनेक भाषाओं का सिखाना कितना इंपॉर्टेंस है, क्या ये सही है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बहुभाषावाद का मतलब ही ये होता है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, भाषावाद का मतलब एक से अधिक लैंग्वेज की जानकारी होना। और अगर किसी को एक से अधिक लैंग्वेज की जानकारी है तो ट्रांसलेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, वो अनेक भाषाओं का ट्रांसलेशन भी करके बता सकती है। लेकिन एक से अनेक भाषा कैसे जाने? सबसे पहले तो जो उसकी मातृभाषा है, सबसे पहले वो उसी चीज़ यानी जो उसकी मदर टंग है, तो चाहे वो इंसान कोई सा भी हो, उसका ज़्यादातर फोकस उसी पर रहेगा जो उसकी मातृ यानी जो उसकी मदर टंग है। अब मैं हूँ या आप, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, अब जो भी भाषा वो सीख रहा है वो उसकी सेकंड लैंग्वेज बन जाए। लेकिन हमें जो प्रेम होगा वो हमें अपने मातृभाषा से ही होना चाहिए। आर्टिकल 350A ये कहता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यकता पर भी बल देना चाहिए। और ये प्राथमिक स्तर का जो पर्याप्त सुविधाओं, इसका मतलब क्या है? यानी कि बच्चों को हिंदी पढ़नी चाहिए क्योंकि यह देश की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ये राज्यों ने अपना रखा है अपनी कन्वेंस सुविधाओं के लिए, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा तो ये कंपलसरी इंप्लीमेंट हो जाएगा सभी सरकारी कामों में, संसद के अंदर हिंदी में ही काम हो, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमने हिंदी और इंग्लिश को राजभाषा के रूप में अपनाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट या ऑफिशियल तरीके से काम इन दोनों में से या रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकती है, जैसे साउथ के कुछ स्टेट वगैरह हैं। तो जो लैंग्वेज एक बैरियर ना बने, एक इंसान के अंदर जो उसकी स्किल है उसके बेस पे वो अलग लैंग्वेज भी सीख सकता है। अब चाहे बच्चा संस्कृत सीखे या फारसी भाषा सीखे, अब वो अपनी संस्कृति को जानने के लिए ये लैंग्वेज भी सीख सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन करना बच्चे आजकल पसंद करते हैं। अब चाहे हम जितना भी कह लें भाई कि हमारी मदर टंग हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, जो इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है हम उसको नकार नहीं सकते। इसलिए भारत के अंदर अब तक जितनी भी कमिटीज़ बनी है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा कमेटी बनी थी 1953 के अंदर, एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनी थी 1956 के अंदर, एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हुआ था 1961 में, एंड एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 64 के अंदर। इन कमीशन के द्वारा भी यही सजेशन दिया गया कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक भाषाओं का भी प्रचलन होना चाहिए सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में, यानी कि बच्चे का जो मदर टंग है उसी को हमें उसको प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। अगर किसी का मदर टंग हिंदी है तो उसको हिंदी में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है भाई? लेकिन सेकंड लैंग्वेज के रूप में या तो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, भारत के अंदर इसकी भी पहल की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए। आपको घरेलू भाषा के बारे यानी कि जो डोमेस्टिक हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम घर में बोलचाल में यूज करते हैं, इसका महत्व क्या है? अगर इंडिया के अंदर हम घरेलू भाषा के महत्व की बात करें तो प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की जो शिक्षा है वो घरेलू भाषा के माध्यम, घरेलू मतलब जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, जो उसकी होम लैंग्वेज है, उसी में देनी चाहिए और उसी का उपयोग कर रही वो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। अब मान लो उसको अच्छे से हिंदी आ रही है तो इंग्लिश में दो, इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश में दो, तेलुगु आ रही है तेलुगु में दो। अगर उसको प्राइमरी लेवल तक उसको मदर टंग में एजुकेशन नहीं देंगे तो उसका अपना जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो घरेलू भाषा जो होती है वो सभी के लिए जो उनका जो सिलेबस होता है उसको आसान बना देती है। यानी कि अब चाहे सब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। यही चीज़ अगर आप एसएल की बुक से पढ़ने बैठोगे सर दर्द हो जाएगा। मैं अगर आपको अपने ही लैंग्वेज में चीज़ों को समझा दे रहा हूँ तो आपको ये लगेगा कि चल भाई अब एग्जाम में इतना तो है कि कुछ लिख कर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो मातृभाषा है वो स्कूल से अलग होती है। मान लो स्कूल में कुछ लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया जाए और वही मदर टंग बच्चों की अलग है तो उस कंडीशन में उसको दिक्कत हो सकती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका ध्यान रखा गया है, प्राइमरी एजुकेशन आपको आपके मदर टंग में ही मिलने वाली है। लेकिन बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट स्टडी को लेकर ये जब देखा गया जब बच्चों को कक्षाओं में यानी कि क्लासरूम के अंदर अपनी घरेलू भाषा के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखो, लैंग्वेज सिर्फ एक स्किल है। आपको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है, यही इसका मतलब है। इसलिए हमें लैंग्वेज को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, इंग्लिश एक सिंबल बन चुका है। एक कि अगर अमीर है, कोई अच्छे घराने से है तो भाई उसको इंग्लिश आती होगी, भाई तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला बच्चा गरीब है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अमीर है। तो सोसाइटी के द्वारा ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, इसमें एक बच्चा अगर इंग्लिश सीखने की कोशिश भी करे, सोसाइटी में हल्का टूटा फूटा इंग्लिश बोल भी ले, तो उसका ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है, देख इसको इंग्लिश नहीं आती। और कुछ लोग क्या कहते हैं, उसे भी सॉरी बोल देते हैं। इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? इंग्लिश ना आने का मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है, इसलिए कोई लैंग्वेज ना आना और उसके लिए सॉरी बोलना, ये हमारा देश नहीं सिखाता हमें। हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है और हम अपनी स्किल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसलिए एक से अनेक लैंग्वेज का भी आना हमारी की स्किल का पार्ट बन जाता है वो। इसलिए भाषा, घरेलू भाषा सीखने में कुछ रणनीतियाँ और कौशल विकसित करते हैं। ये कौशल पहली भाषा से दूसरी भाषा में या एक विषय से दूसरे विषय में ट्रांसफर भी हो सकता। मान लो कि मेरे को फ्रेंच पसंद है, बट अगर मेरे को जर्मन भी सीखना है तो मैं सीख सकता हूँ। आज भी इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। अगर आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का, तो उनको एक नहीं काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी, इसलिए वो अंग्रेजों के भी काफ़ी फेवरेट हो गए थे।
तब जाके उन्होंने 1829 के अंदर जो सती प्रथा उसको खत्म करवाया। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज आपकी स्किल का एक पार्ट है। तो बच्चों की घरेलू भाषा का समर्थन उनके संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और भाषा विकास को बढ़ाता है। अगर देखोगे आप, तो अगर बच्चे घरेलू भाषा में अगर अपनी एजुकेशन को ले रहे हैं, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है, जो सीखने की क्षमता है, वो तो डेवलप होती ही है और बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। और एजुकेशन का मकसद भी यही होना चाहिए, जहाँ पे रटाना नहीं है, चीज़ों को समझाना है। सकारात्मक आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान का विकास एक एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। और एजुकेशन के अंदर अगर आपकी अपनी ही लैंग्वेज हो तो और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है और कोई आपको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो आप सिर्फ सुन लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। और ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जो समझ में ना आए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घर जैसा ही बच्चों को स्कूल में फील हो अपनी मदर टंग को पढ़कर। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर एजुकेशन के फील्ड में हमें बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करना है, तो घर जैसा ही फील हो बच्चों को स्कूल के अंदर। अगर स्टार्टिंग से ही उसको ऐसा फील होगा, तो वो कभी नहीं बोलेगा मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, नहीं मेरा स्कूल में मन नहीं लगता, स्कूल में तो मुझे जेल जैसा लगता है, मुझे कैद कर दिया जाता है, नहीं मुझे नहीं जाना स्कूल। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इससे क्या है, जो लिटरेसी रेट हमारी वो भी बढ़ेगी और मदर टंग के अंदर एजुकेशन देने के बाद जो उसके अंदर जो अपनी पर्सनैलिटी है उसकी वो डेवलप यानी वो निखार आएगी उसके अंदर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण कैसे योगदान करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ने किस तरीके से भारत के अंदर यानी कि सोशल चेंजेस लेकर आया है। देखो जाहिर सी बात है कि सामाजिक गतिशीलता सभी देशों के अंदर पाया जाता है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान या काम को छोड़कर दूसरे स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, यानी कि सोशल मोबिलिटी। दैट मीन्स एक जगह से हम दूसरे जगह पे जाते हैं या एक टाइम से दूसरे टाइम में जो हमारे अंदर बदलाव आता है। अब मान लो कि इंडिया के काफ़ी सारे लोग दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो जाते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। स्पेशली देखिए प्रोफेसर MS दुबे के अकॉर्डिंग सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है। सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह की आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक परिस्थितियों में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन होता है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है समाज में चेंज आना, समाज के अंदर परिवर्तन आना। अब ये परिवर्तन एक इंसान के इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड के रूप में भी देखा जा सकता है। इन सभी डेफिनेशन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है ताकि लैंग्वेज बैरियर ना बने। नेक्स्ट बोगार्ड्स के अनुसार देखो सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, यानी कि समाज के अंदर सोसाइटी में जो भी चेंजेस आती है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। आज सोशल मोबिलिटी का जो एग्जांपल देखोगे आप, 1990 का जो डिकेड था, यानी कि हमारे माता पिता की जब शादी ही हुई थी मान लो आप, और आज का जो टाइम है वो कितना चेंज हो चुका है। आज के इस टाइम के अंदर हम अगर उस टाइम से तुलना करें, यानी कि सामाजिक गतिशीलता हमें देखने को मिलती है, यानी सोशल चेंजेस देखने को मिलती है और ये सोसाइटी और चेंज हो रहा है। क्या हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा हुआ कि आज लोग सिर्फ फ़ोन में घुसे रहेंगे? टेक्नोलॉजी ने लोगों के अंदर इतना चेंजेस कर दिया है कि आज हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट थिंकर कौन है? हटन तथा हंट के अनुसार देखो सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना, यानी कि आप अगर निम्न में हो तो उच्च यानी कि एक हायर सोसाइटी में पहुंच जाना। यानी कि अगर हमारी सोसाइटी अगर अभी बैकवर्ड है या सिविलाइज नहीं है या सोसाइटी के अंदर कुछ कमियां हैं, तो उनको पार करके, उनको ठीक करके एक अच्छी सभ्यता में पहुंच पाना। हम इंसानों का विकास भी ऐसा ही हुआ है। पहले हम, क्योंकि पहले देखोगे तो हम पहले पेड़ पे रहा करते थे, फिर पेड़ से नीचे आए, फिर जंगलों में रहने लगे, नंगे रहा करते थे ऐसे ही यार, फिर ग्रुप बना के रहने लग गए, गाँव बन गया, गाँव से सोसाइटी बन गई, सोसाइटी से स्टेट बना, गवर्नमेंट आई, और कहीं ना कहीं लॉज यानी कि जो कानून है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया, और यहीं से एजुकेशन की जो नीड है वो लोगों को महसूस हुई। तो देखोगे तो समाज के अंदर एक कंटिन्यूस चेंजेस आया है और ये अभी भी चेंज हो ही रहा है, जो कि हमें कुछ सालों के बाद पता चलता है कि अच्छा समाज उस टाइम ऐसा था और आज ऐसा हो गया है। अचानक हम देखेंगे तो पता कुछ नहीं चलेगा हमें, क्योंकि आज 2022 चल रहा है, 2030 में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर दिखेगा, 2050 में और चेंज दिखेगा। चेंज क्या दिखेगा? हम सबके 4-4, 5-5 बच्चे हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है? फेयर चाइल्ड के अनुसार देखो फेयर चाइल्ड ने भी इसकी डेफिनेशन दी है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया कि व्यक्तियों के एक समूह से दूसरे समूह में गमन यानी कि चेंजेस का गमन मतलब कि जाना को सामाजिक गतिशीलता कहा जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति, अगर आप देखोगे कि एक कल्चर को किसी दूसरे कल्चर को अपनाना, जैसे कि मान लो कि हम इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस हम पे है। अब बोल चाल में, रहन सहन में, खान पीन में, है ना, मूवीज़ देखना, बॉलीवुड के जगह आज लोग हॉलीवुड देख रहे हैं, बॉलीवुड का तो आज बॉयकॉट किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यही बताया जा रहा है कि सोसाइटी में जो चेंजेस है, एक सोसाइटी में दूसरे सोसाइटी का प्रभाव आना, क्लियर है, यहाँ पे इम्पैक्ट आना।
लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, टेक्नोलॉजी ने कैसे दोस्तों इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, आपको ये बताएं। देखो, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे, चलिए बताते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है। देखो, व्यवसाय किसी व्यक्ति की पात्रता यानी कि जो उसकी क्षमता है एंड उसकी योग्यता, शिक्षा का एक पक्ष है और इससे किसी के स्तर का, सम्मान का, वेतन का निर्धारण होता है। इसलिए सोसाइटी के अंदर आज अपनी योग्यता को बढ़ाना है तो हमें जाहिर सी बात है एजुकेशन लेना होगा, और एजुकेशन भी ऐसी जो आपके अंदर कोई स्किल्स डालें। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी स्किल है, हम उसको डेवलप कर सकते हैं आज के इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। आज आप घर बैठे ही पढ़ पा रहे हो इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। भाई, आज मैं अपनी स्टूडियो में बैठ के वीडियोस बना पा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपके पास पहुंचा पा रहा हूँ, और इकोनॉमिकल चीजों की वजह से आप उसको देख पा रहे हो, यानी कि डेटा यूज करके। इसलिए ये कहा जाता है औद्योगिक समाजों को खुले समाजों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसने सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस लेकर आगे, और इस इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से सोसाइटी के अंदर उन लोगों के पास जिनके पास कुछ था, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो अब एक मिडिल क्लास के अंदर आ गए, तो सोसाइटी में ये चेंज होता चला गया। तो व्यावसायिक, भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता अत्यंत जरूरी है, क्योंकि एक स्किल के अकॉर्डिंग इंसान का जो ऑक्यूपेशन है वो बदलता रहता है। देखो, औद्योगिकरण बुद्धिवाद के विकास से जुड़ा होता है। यानी कि औद्योगिकरण जो है एक बुद्धिवाद, क्योंकि औद्योगिकरण के अंदर बुद्धि यानी कि बुद्धि की जरूरत है, तभी हम इन इंडस्ट्रियल यानी कि इन मशीनों का यूज कर पाएंगे। देखो, समाज के अंदर कोई बड़ा बदलाव लेकर आना है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें योग्यता और क्षमता की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है जिसके अंदर आज कोई भी स्किल नहीं है, आज उसके कोई भी पूछ नहीं है। इसलिए सभी के अंदर एक ऐसा स्किल होना चाहिए, अगर उसके अंदर है, उसको पता नहीं है, तो उसको डेवलप करना चाहिए ताकि उसके बिना कोई काम ही ना हो। और इसी के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक सोसाइटी के अंदर सामाजिक बदलाव लाने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामाजिक बहिष्कार को कम करने, हटाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, उसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है? जब समाज आपको समाज का हिस्सा ना माने, सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। सामाजिक बहिष्कार ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों या लोगों को अलग अधिकारों, अवसरों और संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि आपको इनका फायदा नहीं दिया जाता। यानी कि सामाजिक बहिष्कार जो है वो प्रगतिशील सामाजिक विच्छेद की एक बहुआयामी प्रक्रिया, यानी कि समाज के अंदर सभी लोग मिलकर जब कुछ लोगों को इस आधार पर उसको बाहर कर देते हैं, या तो उसने जो काम किया वो गलत है, समाज उसको स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कि जाति, धर्म, नस्ल, अलग अलग आधार पे भी ये किया जा सकता है। तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। देखो, सामाजिक बहिष्कार को कम करने या हटाने के लिए कुछ कदम है उठाए गए हैं भारत के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा कदम है वो है शिक्षा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है जो समूह या व्यक्ति को मजबूत और बदल सकता है। इसलिए सामाजिक समता यानी कि सामाजिक समानता हम एकीकरण, यूनिटी के द्वारा ही ला सकते हैं, और इस इंटीग्रिटी का जो माध्यम बनेगा वो एजुकेशन होगा। एजुकेशन से ही दुनिया को बदला जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा इक्वलिटी का जो प्रावधान ये दिया गया है, और ये जाहिर सी बात है जरूरी भी है ये। एंड शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 23/11/1954 यानी 1954 को भी इनको मजबूत बनाने के लिए एजुकेशन का प्रावधान किया गया, ताकि इन जो एक मजबूती है वो आ सके समाज के अंदर। समाज के अंदर सिर्फ इस आधार पे उसको समाज से बाहर निकाल देना, उसकी जाति अलग है या उसने एक दूसरे धर्म में शादी कर ली है, इस तरह सर गलत है। लेकिन समाज इसको अपना कानून कहती है, इसमें इंटरफेयर वो स्वीकार नहीं करती। लेकिन समाज के अंदर जो इक्वलिटी दिया गया, इक्वलिटी का राइट, ये सभी को है भाई। इसलिए सरकार ने इसके लिए अलग से एक एजुकेशन का एक माध्यम बनाया, जिससे कि समाज में जागरूकता लेकर आया जा सके। लेकिन इस सामाजिक बहिष्कार का शिकार अक्सर आदिवासियों को किया गया है इतिहास के अंदर। इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन के अलावा भारत सरकार ने अलग अलग लेवल पे एसटी और एससी लोगों को मजबूत करने के लिए, जैसे स्कॉलरशिप हो गया है ना, कुछ अलग अलग फाइनेंशियल हेल्प देने की व्यवस्था भी रखी है। एंड कुछ वर्षों से यूजीसी के द्वारा भी कुछ कॉलेज के अंदर इनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया सेट किया गया है, जिससे कि इनका जो पार्टिसिपेशन है उनको इंक्रीज किया जा सके। इसलिए सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए समय समय पर अलग अलग आयोगों और समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, हमें उनको सही से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि समाज से धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो सामाजिक व्यवहार किया जाता है या निचली जाति कहकर जो बहिष्कार किया जाता है वो ना हो। इसने सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण की क्रांति को भी जन्म दे दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1 दशक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, एंड में 1990 के अंदर ओबीसी नामक आरक्षण भी बन गया। तो सोसाइटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, जैसे कि जाटों के द्वारा आरक्षण की बात की जा रही है, एंड मराठा आरक्षण, तो अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान दे रही है। अब जो संवैधानिक होगा उसको सरकार करेगी, नो डाउट इसके अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुभाषावाद द्वारा प्रस्तुत अवसर और चुनौतियां क्या है? यानी आपको ये बताना है कि बहुभाषावाद यानी कि एक से ज्यादा भाषा को प्रमोट करना, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या ये चैलेंजेस है, इसकी आपको ये बताना है। देखो, बहुभाषावाद का मतलब सिंपल होता है कि एक इंसान अपनी मदर टंग के अलावा कोई और भाषा सीखे। देखो, बहुभाषा या लैंग्वेज के अंदर उन भाषाओं को रखा जाता है जिनके बारे में किसी को जानकारी हो
दूसरी भाषा में बदला जा सके, यानी कि वो ट्रांसलेशन भी कर सके, ताकि संचार की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को हम बहुभाषावाद के नाम से जानते हैं। चलिए इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। बहुभाषी होना लगभग सामान्य की बात है, यानी कि एक इंसान को एक से दूसरी भाषा भी आ सकती है। जैसे कि मान लो नॉर्मली हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, तो आपको हिंदी आती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश भी आती ही है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे है, बट विदेशों में तो ऐसा और भी देखा जाता है, क्योंकि एक नई भाषा को सीखने में जो समय और जो प्रयास लगता है, ये जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो बहुभाषावाद द्वारा प्राप्त अवसर कौन कौन से, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये होता है कि आप ट्रांसलेशन कर पाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे अपने बातों को रख सकते हो, आगे की बातों को समझ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश सभी देशों में थोड़ी है यार। देखो, जापान में जापानी है, तो जर्मन में जर्मनी है, फ्रांस में फ्रेंच है, तो अलग अलग देशों की अपनी लैंग्वेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश सभी जगह नहीं है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश आपका काम जरूर चला देगी। तो इन्हीं सभी लाभों के साथ साथ बहुभाषावाद स्वयं को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अगर मान लो कि किसी को इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल को इंटरनेशनल लेवल पर निखार सकता है। तो जो भावनाएं तीव्र प्रकृति की होती है, यानी कि ऐसी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम आ सकती है, तो ऐसे लोग पूरी सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं। इसलिए जो हमारी मूल भाषा होती है, अगर हम अन्य लैंग्वेज के अंदर किसी भी बात को कहते हैं, तो वो भी हमारे लिए कुछ सहज बनते चले जाती है, हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को और आसान बना देती है, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो बहुभाषी होना एक कौशल है, एक स्किल है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है तो आपके पास स्किल नहीं है। आपको कोई लैंग्वेज तो आती है, आप कम्युनिकेट तो कर ही पाते हो, लेकिन अगर आपके पास ये क्षमता, अगर आपके पास ये स्किल है, आप 1 से 2, 3, 4 लैंग्वेज सीख सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किल को दिखाती है। आपके अंदर वो एबिलिटी है जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुभाषी होना सोसाइटी के अंदर आज भी अच्छा माना जाता है। एक से अधिक भाषाओं को जानने वाला सोसाइटी के अंदर हमेशा सम्मान ही पाता है। लेकिन बहुभाषावाद ने एक चुनौतियां भी पैदा कर दी है समाज के अंदर। सबसे पहले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, आज के टाइम पे एक लैंग्वेज को सीखने के बाद जो हमारी मदर टंग होती है, कोई दूसरे लैंग्वेज सीखना ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, काफ़ी जटिल हो जाती है ये। लेकिन मान लो किसी ने ये सीख लिया, लेकिन अगर उसको वो सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए बेकार हो जाएगा ये। इसलिए एक इंसान को जितनी भी लैंग्वेज आती है उसका हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अपनी इंग्लिश यानी कि अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ती है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता है जस्ट प्रैक्टिस के द्वारा। तो छात्रों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है, क्योंकि वे गलती करने से डरते हैं, और टीचर्स और अन्य लोगों के द्वारा जो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको और डर लगता है, अरे लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। अब इस रोग से जो बच गया उसने बहुत कुछ कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बहुभाषी होने का कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि अगर हमने जितनी सारी लैंग्वेज सीख ली, हमने अगर उसका यूज़ नहीं किया तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया, सोसाइटी में इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आसपास का इन्वायरमेंट इस तरीके से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा हम उठा नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जो भी हमारे पास स्किल है, हम उसका सही जगह पे सही टाइम पे इस्तेमाल कर पा रहे हो। चैलेंजेस के अंदर ये बात हमने करी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी को कोई अदर लैंग्वेज सीखना, बट इम्पॉसिबल नहीं होता। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त भाषा के माध्यम से पढ़ाने और सीखने के क्या लाभ है, आपको इसको बताना है। यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू एन एडिशनल लैंग्वेज, आपको इसके बारे में बताना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, ये पेपर पूरा ऐसा है जिसको बनाकर लिखा जा सकता है। देखो, अतिरिक्त भाषा का मतलब क्या है, यानी कोई ऐसी भाषा जो आपको पहले से आती है, उसके बाद आप कोई दूसरी नई भाषा सीखना चाहते हो, तो अतिरिक्त भाषा पढ़ाने और सीखने का बहुत फायदा होता है। देखो, कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपको 4 नियम अपनाना होगा। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये चारों प्रोसेस अगर आप करते हो तो कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। यानी कि कोई लैंग्वेज हम ज़्यादा सीखते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट तो बिल्कुल बना बना के लिखा जा सकता है। यानी कि एक लैंग्वेज ज़्यादा सीख लेने से हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर हम फ्रेंच सीख लेते हैं या हम जर्मन सीख लेते हैं, क्योंकि इनका स्कोप भी ज़्यादा है। टीचिंग लाइन में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका। लोगों के द्वारा आजकल लैंग्वेज के कोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश और तमाम उस देश की भी लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पे आप जाने वाले हो, क्योंकि इंग्लिश से सब जगह काम नहीं चला सकते, क्योंकि उस देश की भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी हो, चाहे फ्रांस के अंदर फ्रेंच की, जर्मनी के अंदर जर्मन की। तो यही चीज़ है जो आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है, चीज़ों को आसान बना देती है कोई भी लैंग्वेज सीख कर। तो इसमें आप बना बना के इसके अंदर भी लिख सकते हो। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि सांस्कृतिक बहुलवाद, ये अभी हमने पढ़ा, यानी कि संस्कृतियों का एक से ज़्यादा होना, जातीयता, एथनिसिटी और सामाजिक बहिष्कार, ये सारे हमने पॉइंट्स में देखे, जो सामाजिक बहिष्कार के द्वारा किस तरीके से एक इंसान को समाज के द्वारा बहिष्कार यानी कि
समाज से निकाल दिया जाता है। तो इसमें ये सारे हमने पॉइंट देखे, तो ये हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मेरे इस नोट्स में मेंशन है, आप इस नोट्स को ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सामाजिक विविधता यानी कि सोशल डाइवर्सिटी, समाज के अंदर एक नहीं अनेक तरह के लोग पाए जाते हैं, मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। एंड सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही है वो ये लंबे टाइम से चले आ रही है ना, यानी कि सोशल मोबिलिटी। एंड शिक्षा में लिंग यानी कि जो जेंडर है इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, और जो इनइक्वालिटी एजुकेशन के अंदर आपको ये समझाना है इस वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्त जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इस नोट्स को प्लीज डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।